Hello friends. So in this video we are going to talk about how you can approach your potential supervisor before your PhD interview. So in the previous video I have talked about how you should why you should be in between first 5 or 10 student which can improve your performance in the interview and the response from your interviewer. And here you also same idea. So if you are sending email prior to your interview, then there may be case that the professor to whom you have sent the email may be in your panel, and in that case, he or she may ask you a better question. You can expect a better response from their side. So let's go deep into this topic. तो पहले जो है मैं हम लोग डिस्कस उसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। तो हमें क्यों मेल भेजना चाहिए। तो पहला तो चीज़ तो ये कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होने का चांस है वो बढ़ जाएगा। तो वो ऐसा चीज़ है कि अगर आपके दो कैंडिडेट हैं, एक ने उनको ऑलरेडी मेल भेजा है, तो वो क्या होता है कि अगर आपके मेल जो है वैसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे भेज देंगे और उस वो इम्प्रेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भी एक नया चीज़ नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेल भेजते हैं। और ये जो मेल भेजते हैं वो चीज़ आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। अगर आप कुछ भी ऐसे ही भेज दिए, जो प्रॉपर चीज़ ठीक में वो नहीं है, तो वो शायद आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। तो वो आप ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट ऐसे ही कुछ कहाँ से कॉपी करके एक जनरल फॉर्मेट उसी को जस्ट सबको फॉरवर्ड कर दें। तो वो कभी मत कीजिएगा। ऐसे भी कभी कुछ कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि एक डिपार्टमेंट में 2-3 प्रोफेसर को एक साथ में मेल भेज देते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो आप तीनों लोग को, एक ही डिपार्टमेंट में 3 लोग को एक डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। तो वो तो अगर एक दो तीसरे के साथ ऐसे ही बातचीत करते रहोगे, सेम पैनल में होंगे, तो फिर आप चीटिंग कर रहे हैं उनको पता चलेगा। तो ये एक पहला एडवांटेज है कि आपको आप अगर मेल करके पहले आएंगे और आपका मेल अगर उनको अच्छा होगा, वो देख के अगर वो इम्प्रेस होंगे, तो वो पहला चीज़ ये है कि आपका जो इंटरव्यू जब आपके होगा तो उस टाइम में उनके तरफ से आप एक अच्छा रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि मैक्सिमम जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज़ है और जनरल जो जितने इंस्टीट्यूट है, वहाँ आपके पीएचडी सुपरवाइजर जो है वो तुरंत एडमिशन के टाइम में जनरली वो ऑफिशियली सिलेक्टेड नहीं होते हैं। वो जनरली सिलेक्शन आपका जो ऑलरेडी आपका कोर्स वर्क ख़त्म होने के बाद, जनरली 1 साल का रहता है कोर्स वर्क। तो वो 1 साल का कोर्स वर्क ख़त्म, 1 साल या आधा में 6 मंथ्स के बाद ही आपका जो पीएचडी सुपरवाइजर है वो सिलेक्शन होता है ऑफिशियली। तो वो उसमें भी बहुत सारा अनसर्टेनिटी रहता है। अगर आप अभी अगर कोई सिलेक्शन कुछ नहीं है, तो उस टाइम आपको कोई भी मिल सकता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आपके उस एरिया में आपके इंटरेस्ट नहीं होगा फिर भी मिल सकता है। तो उस टाइप का प्रॉब्लम होता है। जनरली रिसर्च में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और आईआईटी में थोड़ा कम रहता है। पर ये चीज़ को भी थोड़ा, अगर आप पहले से कोई प्रोफेसर को स्पेशली मेल भेजे हैं, अगर वो एग्रीड हो गए हैं, तो उस केस में कि उनके अंडर जाने की पॉसिबिलिटी और बाकी दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा हो जाता है। तो पहला चीज़ ये है कि आपको मेल कैसे भेजना चाहिए। तो ये जनरली 2 टाइप का हो जाता है। तो पहला चीज़ ये है कि आपके पास अगर ऑलरेडी फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑलरेडी जेआरएफ क्वालीफाई किए हैं, या आपके पास इंस्पायर का जो फेलोशिप है वो है, तो उसका मतलब क्या है, आपका खुद का फेलोशिप है, आप इंस्टीट्यूट से फेलोशिप आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में क्या है, आप अगर डायरेक्टली जो पोटेंशियल सुपरवाइज़र है आपके, आप जो जिनके अंडर काम करना चाहते हैं, जिनका काम आपको इम्प्रेसिव लगा, तो अगर उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं तो फिर वो जनरली आईआईटीज़ में अगर आप कांटेक्ट करते हैं, या कुछ कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जहाँ थोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस नहीं है, तो वो सब जगह में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाता है। कभी कभी तो आप कुछ कुछ आईआईटी में अगर आप तुरंत बोलेंगे कि आपका ऑलरेडी आपका खुद का फेलोशिप है, तो आपके क्वेश्चन पूरा जस्ट बिना प्रिपरेशन का भी वो आंसर दे सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन पूछेंगे और आपको सिलेक्शन हो भी जाएगा। आपका इवन आपका इंटरव्यू से पहले वो बोल देंगे कि आप आइए, जस्ट इंटरव्यू फॉर्मली दीजिए, आपका सिलेक्शन मैं आपको ले लूँगा। क्योंकि ये होता क्या है कि जनरल जो फॉर एग्जांपल कोई जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूट का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ का उनका जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप का जो सीट है वो लिमिटेड रहता है, पर जो एक्सटर्नल फेलोशिप जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लिमिटेड नहीं है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल हमारा आईआईटी में फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स को इंटेक करेंगे या 8 स्टूडेंट्स को एक टाइम में इंटेक करेंगे। तो वो जो 8 सीट है वो फिक्स रहता है, जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए जो लोग जेएसटी या गेट थ्रू में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सीट फिक्स्ड है।
अगर आप ये जेआरएफ के थ्रू या इंस्पायर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अगर कोई प्रोफेसर चाहे तो वो ले सकते हैं, वो 8+ मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट को फेलोशिप देना देना नहीं पड़ेगा। तो उस केस में आप अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे वो प्रोफेसर को, तो फिर वो आपको डायरेक्ट ले सकते हैं, मतलब आपको इतना इंटरव्यू का कोई मतलब इतना डिफ़िकल्टी नहीं होगा। तो वो एक बहुत ही एक पोटेंशियल चीज़ है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इवन आप अगर बहुत ही जो मतलब प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ मतलब 700-800 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा उनका रैंक रहता है जनरली, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। और वहाँ मतलब क्या, वहाँ आपके जैसे स्कॉलर मतलब फेलोशिप ऑलरेडी, मतलब जो जेआरएफ फेलोशिप, वो जो फेलोशिप वाला जो सीट है वहाँ ऑलरेडी आपके जैसे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होंगे। आप आईआईटी में जाएंगे तो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट थोड़ा कम रहते हैं। अगर आप बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे या बड़े आईआईटी में जाएंगे, वहाँ और भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस केस में आपके कॉम्पिटिटर जो है उनका भी खुद का फेलोशिप रहेगा। पर उस केस में अगर आप मेल भेज रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे, हाँ ये स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये मुझे ऑलरेडी मेल भी भेजा है, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो देते भी हैं, क्योंकि उन्हीं को वही चाहिए, अल्टीमेटली वही चाहिए कि हाँ ये तो हमारे मतलब कोई इशू नहीं है, इसका ऑलरेडी खुद का फेलोशिप है। तो वो गया पहला कैटेगरी। तो उस केस में आप इस चीज़ को मतलब इसमें आपको दो एडवांटेज मिल जाएगा। एक तो आप जहाँ जिसके अंडर काम करना चाहते हैं वहाँ भी काम कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ है आपको सिलेक्शन होने की भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और जो दूसरे कैटेगरी है जिनके मतलब खुद के फेलोशिप नहीं है, फॉर एग्जांपल आप गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या जेस्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप उस केस में आपको मिलने का आपके लिए क्या क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहता है। अब कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ बहुत ही फिक्स नंबर ऑफ सीट रहता है आपके लिए। इंस्टीट्यूट फेलोशिप बहुत ही मतलब फिक्स रहता है, उसमें ज़्यादा कोई प्रोफेसर चाहे भी तो नहीं ले सकता। तो उस केस में आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, आप जो मेल भेज रहे हैं उसको ज़्यादा उसको एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए वो काम करेगा। अगर आपके खुद के फेलोशिप है तो थोड़ा बहुत चलेगा, जस्ट ऐसे ही एक मतलब फॉर्मल थोड़ा अच्छे से एक जस्ट फॉर्मल मेल भेज दिए, फिर भी वो प्रोफेसर जो है वो मतलब खुश हो जाएंगे और राज़ी हो जाएंगे। पर अगर आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है फिर भी आपको थोड़ा मतलब अच्छे से मेल भेजना पड़ेगा। मतलब आप अच्छे से मेल कैसे भेजेंगे कि आप उनके थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप उनके जो क्या रिसर्च फील्ड है, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और वो जानने के लिए आप जो प्रोफेसर है या उनके जो रिसर्च ग्रुप है उनका नाम देख सकते हैं। उनके नाम के थ्रू आप जो रिसर्च स्कॉलर है वहाँ वेबसाइट में जाके उनके नाम के थ्रू देख के उनका लेटेस्ट पेपर जो क्या क्या है वो भी सर्च करके देख सकते हैं। और लेटेस्ट पेपर जो है, पेपर को आपको पढ़ना नहीं है डिटेल, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, मतलब आप क्योंकि उस फील्ड के साथ इतना एक्वेंटेड नहीं है। तो आप जस्ट ऐसे जस्ट फ्लेवर जानने के लिए कि क्या काम हो रहा है, तो वो आपको उनका पहले तो आप उनका वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ वो थोड़ा बहुत लिखे होंगे कि ये काम कर रहे हैं हम लोग। वेबसाइट में भी ऑलरेडी उनका जो पेपर पब्लिकेशन हुआ है वहाँ आपके वेबसाइट में भी मिल जाएगा कुछ कुछ रिसर्च ग्रुप जो है। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है, आपका जो प्रोफेसर है उनके प्रोफेसर का जो एटलीस्ट उनका जो रिसर्च स्कॉलर का जो ये होगा प्रोफाइल होगा, उसमें जाके आप उनका लेटेस्ट पब्लिकेशन जो है वो चेक कर सकते हैं। और वहाँ भी मतलब उनका लैब रिलेटेड जो काम हुआ है वहाँ उनका पेपर देख सकते हैं। और पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो तो शायद आपको पता भी होगा, अगर जस्ट और मैं नहीं तो अपनी ब्लॉग में उसको मेंशन कर दूंगा। और वो पेपर डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनका एटलीस्ट जो इंट्रोडक्शन पेज मतलब पेपर का बहुत सारा स्टेज मतलब ये रहता है, आप मतलब आर्टिकल बहुत सारा पार्ट रहता है। तो पहला पार्ट जो रहता है इंट्रोडक्शन, उसी को एटलीस्ट थोड़ा पढ़ेंगे तो फिर भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि बेसिक कि एक्चुअली फील्ड क्या है, मतलब फील्ड के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाएगा। और फिर आपका जस्ट उनका जो एब्स्ट्रैक्ट है या उनका जो समरी है पेपर का वो थोड़ा देखेंगे तो मतलब आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ ब्रीफली एक पता चलेगा। तो तब जाके आप जब थोड़ा ये स्टडी करेंगे, आप खुद की तरफ से थोड़ा टाइम दे के मतलब स्टडी करेंगे, तब जाके जब आप मेल भेजेंगे कि सर मैं ये चीज़ देखा और आपके काम मुझे ये पर्टिकुलरली आप कुछ मेंशन कर देंगे छोटा सा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक मतलब रिव्यू पेपर लिखना है, मतलब एक समराइज पूरा एकदम 1-1.5 पेज का लिखना है, ऐसा नहीं है। तो जस्ट आप लिखिए कि सर ये चीज़ है, आप जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाइए कि सर मैं ये पहले एमएससी के टाइम में भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट उसके रिलेटेड किए तो वो भी बहुत ही अच्छा है। आप उसमें मेंशन कर सकते हैं सर जो आप जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड मैं एमएससी में भी इस टाइप का प्रोजेक्ट किया था, उसी टाइप का काम किया था, तो ये काम मुझे बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ मैं इसमें। और वैसे भी बोल सकते हैं। नहीं तो और एक चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं जो कि बहुत सारे जो प्रोफेसर है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं जान के, आप प्रोग्रामिंग।
आप अगर प्रोग्रामिंग किसी भी फोर्ट्रान या सी प्रोग्रामिंग अगर आप एमएससी के टाइम में किए होंगे, जनरली कोर्सेज में भी रहता है, वो आप मेंशन करते हैं कि सर मैं प्रोग्रामिंग में भी मतलब ये सब प्रोग्रामिंग में किया हूँ। वो आपके मतलब मतलब ये में लिख सकते हैं कि आपका, तो पहले तो लिखेंगे कि आप गेट ये स्कोर कितना है, आपका रैंक कितना है, वो सब तो जस्ट ब्रीफली लिखेंगे। उसके साथ भी ये चीज़ लिख सकते हैं कि सर मैं प्रोग्रामिंग और मुझे पता है, या कुछ स्पेशल जो है मतलब जो रिसर्च रिलेटेड काम अगर कुछ किए हैं तो उसको भी मेंशन कर मतलब कर सकते हैं, जो कि आपके एडवांटेजेस में आएगा। तो इसके पीछे आइडिया वही है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप क्या दे सकते हैं। आपको एज ए गिवर आपको मेल करना पड़ेगा। अगर आप जस्ट ऐसे मतलब सर मुझे सिलेक्ट कर लो, मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, तो वो तो काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो पता चल जाएगा ये जस्ट एक कैजुअल मेल है, वो पढ़ेंगे भी नहीं। क्योंकि जनरली जो प्रोफेसर लोग हैं बहुत ही बिजी रहते हैं और उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम रहता है। तो आपको ऐसा कुछ इंप्रेसिव मेल भेजना है, आपका हेडिंग थोड़ा अच्छे से देना है, तब जाके वो थोड़ा देखेंगे। हाँ, थोड़ा जब एक्सप्लोर करेंगे तो फिर इंटरेस्टेड होंगे। अगर वो आपके पैनल में रहेंगे तो फिर मतलब आपके चांसेस आपके कंप्यूटर के तरह मतलब कंपेयर में बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा आपको टाइम देना है उसमें, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसे पूरा भी लिखना नहीं है, जस्ट कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ मेंशन कीजिए कि मतलब जेनुइनली इंटरेस्ट दिखाइए कि आप क्या दे सकते हैं। तब जाके वो मतलब हो सकता है। और जनरली प्रोफेसर भी कुछ कुछ जो है वो रिप्लाई भी देते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा होगा। और नेक्स्ट चीज़ बोलता है मतलब डिस्कस करते हैं कि आपको कब भेजना चाहिए। इस चीज़ में भी बहुत प्रॉब्लम मतलब स्टूडेंट्स जो हैं कभी कभी ये गलती कर लेते हैं, तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए। इसको ध्यान रखिए कि आपको ये करना है कि आप जो मेल भेज रहे हैं जस्ट आपका जो इंटरव्यू है उससे 2-3 दिन पहले ही भेजिए। मैं बहुत सारे जूनियर से सुनता हूँ कि वो लोग ऑलरेडी 15 दिन 1 महीने से पहले भेज दिए। ये थोड़ी ना एक ड्यूटी है कि जस्ट आप भेज दिए। ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट 3-4 दिन पहले भेजेंगे, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा पहले भेज देंगे ना तो फिर वो लोग देख ही मतलब देख के भूल भी जाएंगे। वैसा तो नहीं कि आप जस्ट उसी उन्हीं का एक ही वो काम है, बहुत सारे काम में भी बिजी रहते हैं। तो आप क्या जस्ट 2-3 दिन पहले उनको भेजिएगा। तब उनको जस्ट 2 दिन पहले भी भेजेंगे तो अच्छा है। तब उनका जस्ट माइंड में रहेगा। आप जब उनका आपका जो नाम पढ़ेंगे जब आप इंटरव्यू में होंगे, तो तब उनका माइंड में स्ट्राइक रहेगा, हाँ ये स्टूडेंट था और मतलब ये होगा। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा। वैसा नहीं कि आप पहले कभी भी मत भेजिएगा। जस्ट आपके जो इंटरव्यू डेट है उसका 2-3 दिन पहले ही भेजिएगा। मैं ज़रा जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ था कि मुझे इसके बारे में भी पहला पता नहीं था। मैं बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे दे दिया था जिसमें मैं कोई भी मेल नहीं भेजा था और कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। तो मैं पहले ऐसे मेल भेजा था पीआरएल का जो इंटरव्यू था मेरा, पीआरएल अहमदाबाद। तो उसमें मैं पहले मेल भेजा था, एक मैम थे उनको मैं भेजा था मेल, और वो रिप्लाई भी दिए थे, मैं पॉजिटिव रिप्लाई भी दिए थे, हाँ ठीक है आप आओ और इंटरव्यू दो। ऐसे वो बोले थे कि ऐसे तो मतलब जनरली ऐसे भी रिप्लाई देते हैं, आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़े इंस्टीट्यूट में अगर देंगे तो वो बोलेंगे कि यहाँ तो ऐसे इंटरव्यू के टाइम में तो हमारा गाइड सिलेक्शन नहीं होता है, वो गाइड सिलेक्शन बहुत बाद में होता है। तो अभी आप जस्ट आइए, इंटरव्यू दीजिए और फिर बाद में देखेंगे। पर ये क्या, एटलीस्ट वो आप उनको अप्रोच किए, तो उसमें वो आपके ऊपर एक पॉजिटिव ये रहेगा कि हाँ ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। जब आप वो पैनल बनाएंगे तो फिर वो आपको पहचान लेंगे। आप चाहे उनके अंडर काम करो ना करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप वहाँ ज्वाइन करने के बाद 6 महीने के बाद अगर मतलब देखिए कि ना और कोई दूसरा प्रोफेसर जो है जिसका काम आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप उस टाइम बेझिझक जा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एडमिशन के टाइम में एक प्रोफेसर को मेल भेजे थे और बाद की आप 6 महीने या 1 साल के बाद जब आप गाइड सिलेक्शन किए उस टाइम और कोई दूसरे प्रोफेसर को के अंडर जाके काम किए, उसमें कोई मतलब उसमें कुछ बुराई नहीं है और कुछ प्रॉब्लम में भी नहीं है। पर उस टाइम क्या होता है, एडमिशन के टाइम में अगर आप उनको अप्रोच किए हैं तो फिर आप हो सकता है कि आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो मैं भी जो उनको अप्रोच किया था, तो मैं जब पहले वहाँ गया था तो फिर मेरे इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ तो फिर वही मतलब जो मैम थे वो ऑलरेडी थे वहाँ। फिर वो जो नाम देख के नाम पढ़ के मतलब वो तुरंत पहचान गए। फिर बोले यार ये तुम संबलपुर यूनिवर्सिटी से हो ना। मैं बोला हाँ। तो फिर वो बहुत सारा ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग में अच्छे से बात किए कि तुम्हारा कौन कौन फैकल्टी है, और फिर ऐसे ही बहुत ही अच्छे से बात किए। और फिर हमारे भी ऑलरेडी एक मतलब संबलपुर यूनिवर्सिटी एक फैकल्टी थे जो उनके साथ कोलाबोरेशन, उनका कोलाबोरेटरी है वो। तो बहुत ही अच्छे से बात किए और ऐसे ही मतलब, और फिर मेरा इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छा गया था और वो मुझे बहुत ही हेल्प किए थे इंटरव्यू के टाइम में। तो वैसा होता है, अगर आप ऑलरेडी उनको अप्रोच किए हैं तो जनरली बहुत ही हेल्पफुल होता है मतलब।
और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं पीआरएल के केस में यह ऐसा हुआ कि मेरा जो कोलैबोरेटर ऑलरेडी थे, जो प्रोफेसर कोलैबोरेटर थे, मैं जाने से पहले किसी को बताया नहीं था। मैं जस्ट ऐसे ही इंटरव्यू था तो मैं चला गया था, अटेंड किया। फिर जाके जब पता चला कि हाँ ऐसे कोलैबोरेटर है, ये है, फिर मैं हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो प्रोफेसर थे उनको अप्रोच किया कि सर आपके बारे में बता रहे थे, आपके कोलैबोरेटर जो थे वही हमारे इंटरव्यू में थे, पैनल में। तो फिर वो बोले कि अरे मुझे पहले बताना चाहिए था, क्योंकि अभी इतना मैं लास्ट में बताया, ऑलरेडी इंटरव्यू खत्म हो गया है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में ही मार्किंग दे देंगे आपको जितने जो पैनल है। तो वो शायद अगर मैं पहले जो मतलब ऐसे ऐसे में बहुत सारे मेरे दोस्त के केस में हुआ है कि वो लोग बता के गए थे और उनके बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में हो भी गया, मतलब वो एक बहुत ही नज़र रिजल्ट था। ऐसा भी हुआ है कि किसी किसी कुछ कुछ केस में अगर आपके एग्ज़ाम का मतलब वाइवा इतना अच्छा भी नहीं गया है, फिर भी अगर आप मतलब आपके जो इंस्टीट्यूट से या आपके जो प्रोफेसर है उनके अगर कोई कोलाबोरेटर है ऑलरेडी आपके पैनल में, अगर वो आप उनके अंडर काम करना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आपका मतलब सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। तो वो चीज़ आप भी मतलब कंसिडर करना चाहिए आपको, क्योंकि नेटवर्क आपको यूज़ करना है तब जाके, क्योंकि सब कुछ चीज़ मतलब वो इतना बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में नहीं होता है। आप जस्ट प्रिपेयर कर लिए और जस्ट फेस वाइवा के लिए जाएंगे तो फिर सब कुछ चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट होता है जनरली, आपके पास अगर कोई खुद का फेलोशिप नहीं है तो, जो कि मेरे साथ बहुत ही डिफिकल्टी रहा था, क्योंकि मेरा खुद का फेलोशिप नहीं था, मैं जेस्ट और गेट क्वालिफाई किया था। तो उस केस में आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ मतलब अच्छा होगा। तो ठीक है, थैंक यू आपके टाइम के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।